नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी किसी रचनात्मक चीज़ की चोरी हो जाती है, मान लीजिए आपने कोई धुन बनाई है, आपने कोई पेटेंट कराया है, आपने कोई आर्टिकल लिखा है और कोई अगर उसको चुरा लेता है तो फिर वहाँ से चिंता जो है वो बढ़ जाती है। कई तरीके की प्रॉपर्टी होती है जिसमें से आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। जी हाँ, आज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है और इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और अपने विशेषज्ञ से ये समझने वाले हैं कि आखिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितने तरीके की होती है, क्या होती है और कैसे इसे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है और क्या कुछ लॉज जो हैं इसके तरफ बनाए गए हैं जिससे कि हम इसको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम में आज हम आपका परिचय करवा रहे हैं उनसे जो इसी विषय पर हमें तमाम जानकारी देने वाली हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़ रही हैं प्राची पल्लवी जी जो अधिवक्ता हैं पटना हाई कोर्ट में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और सभी दर्शक जो जुड़े हुए हैं उन सबका धन्यवाद और उन सबका मैं स्वागत करती हूँ। जी मैम, जैसा कि हमने शुरू में भी चर्चा की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आखिर क्या है, बौद्धिक संपदा हम किसे कहते हैं और ये दिन मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? देखिए, जैसे हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हम लोग इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी अच्छी तरह से जानते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया आपको ज़मीन और मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया जो आप कह लीजिए ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी जो मूवेबल होती हैं। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जो आप समझ लीजिए कोई क्रिएशन और इन्वेंशन जो आपने ह्यूमन ब्रेन से किया हो, जो आपने अपने दिमाग की उपज से आपने बनाया हो, वो भी एक आपका खुद का प्रॉपर्टी है जिसको कि आप कॉमर्शियल यूज़ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि बाकी प्रॉपर्टीज़ को तो सिक्योर करने के लिए लॉज थी जगह पे, लेकिन जो आप अपने दिमाग की उपज से आप बनाते हैं, क्योंकि दिमागी उपज ये आपके दिमाग की सोच है, ये आपके दिमाग का इन्वेंशन है, ये आपके दिमाग का क्रिएशन है, तो ये बस आपने किया है। तो इसको कैसे, ये आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, इसको कैसे सिक्योर किया जाए, तो इसी के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की ज़रूरत, लॉज की ज़रूरत समझी गई और उसके बाद ये IPR लॉज आए और आज 26 अप्रैल के दिन हम लोग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो ने डिक्लेयर किया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है और उसी के तहत हम लोग आज के दिन IPR डे सेलिब्रेट करते हैं। जी मैम, चूँकि अभी आप शुरुआत में चर्चा कर रही थी मूवेबल की और उसके अलावा भी जो आप बेसिकली टैंजिबल नॉन टैंजिबल की तरह बात करते हैं, कितने तरीके के होते हैं ये बौद्धिक संपदा और किनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं? देखिए, प्राइमरीली मुख्य तौर से जो है ये जो बौद्धिक संपदा है ये आपको पेटेंट्स एक्ट हो गए, उसके बाद ट्रेडमार्क एक्ट हो गया, कॉपीराइट एक्ट हो गया, डिज़ाइन एक्ट हो गया और उसके अलावा ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हो गए और भी अब ये एक्सपैंड करते जा रहा है, प्लांट वेराइटीज़ भी हो रहे हैं, तो काफ़ी तरह से अब ये एक्सपैंड कर रहा है। मैम, आज के मौजूदा समय में आम नागरिकों के लिए ये कितना ज़रूरी है, इस दिन को जानने की ज़रूरत है उनको और IP के बारे में, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसके बारे में जानने की ज़रूरत क्यों आज के समय में और ज़्यादा बढ़ गई है? देखिए, आज के समय में इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब हम लोग जो है क्रिएटिव वर्ल्ड भी जो है हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्रिएटिव साइड पे भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो है अब आप देखिए जो हम लोग कंज्यूमर्स भी हैं, वो लोग जो हैं, आप सपोज़ कीजिए आप सामान खरीद रहे हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर ब्रांड को आपने चूज़ किया, तो आप उसके कैसे आप उस ब्रांड को चूज़ करते हैं, उसका ब्रांड वैल्यू है, तो उस वहाँ पे कैसे ट्रेडमार्क की ज़रूरत आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्पोर्ट्स का आपको सामान लेना है और आप एक पर्टिकुलर ब्रांड को ही चूज़ करना चाहते हैं, एक कंज्यूमर अपने आप को उस ब्रांड, उस सिंबल से जो है वो समझता है कि ये एक पर्टिकुलर जो ब्रांड मुझे चाहिए उसका ये सिंबल है और वही उसका ट्रेडमार्क है।
अब इसमें क्या होता है कि एक तो कंज्यूमर को भी सेटिस्फैक्शन, क्योंकि वो जो ब्रांड पसंद कर रहा है, जिसके लिए वो उतना पेमेंट कर रहा है, प्राइस पे कर रहा है उसको खरीदने के लिए, तो वो उसको वो चाहिए। उसके अलावा जो ब्रांड ओनर हैं उनको अपना भी ब्रांड जो है सिक्योर करना है, क्योंकि अगर डुप्लीकेट ब्रांड अगर मार्केट में उनका यूज़ करके कॉपी करके वो ट्रेडमार्क जो है वो जो ब्रांड वो जो टिक है वो सिंबल है जिसको वो कॉपी करके कंज्यूमर्स को अगर बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो इसमें वो ब्रांड भी अगर वो ट्रेडमार्क अगर उसने रजिस्टर किया हुआ है, क्योंकि आपको देखिए कोर्ट के पास आने के लिए आपको अपने आप को पहले दिखाना होगा कि हमने अपना ट्रेडमार्क अपना सिंबल जो है उसको रजिस्टर किया हुआ है, तो आई एम द एक्सक्लूसिव ओनर। हम एक्सक्लूसिव ओनर हैं उस ट्रेडमार्क सिंबल को यूज करने के लिए, और जो दूसरा व्यक्ति है वो उसको चुरा करके कंज्यूमर्स को या फिर मार्केट में लोगों को बेवकूफ बना रहा है। तो इससे जो है दोनों तरह से है कि कंज्यूमर्स भी प्रोटेक्टेड हो रहे हैं और जो ब्रांड ओनर्स हैं वो ट्रेडमार्क अपना सिक्योर करके तब वो कोर्ट के तरफ जो है अपनी कानूनी प्रक्रिया को अपने कानूनी प्रक्रिया को और अपने राइट्स को एनफोर्स कर सकते हैं। और वही चीज़ देखिए पेटेंट्स में होता है। पेटेंट्स होता है कोई इन्वेंशन, अगर आपने कोई चीज़ इन्वेंट किया, मोस्टली ये होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, आपने कोई चीज़ इन्वेंट किया, अब ये आपने इन्वेंट किया है, ये आप इसके ओनर हैं, तो इसको भी देखिए कोई भी ओनरशिप को आप अपना अगर दावा उस पर ठोकना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसको रजिस्टर कराइए ताकि वो आपके नाम पे हो जाए। जैसे प्रॉपर्टी भी आप, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर आप ज़मीन भी खरीदते हैं तो आप उसको पहले रजिस्टर कराते हैं, अपने नाम पे कराते हैं, तब वो आपकी ज़मीन होती है। उसी तरह से ये भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ये एक प्रॉपर्टी है, जब तक कि आप इसको रजिस्टर नहीं करेंगे, आप इसके ओनर नहीं बनेंगे, लॉफुल ओनर, तब तक आप इस अपनी प्रॉपर्टी को आप सिक्योर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली जो जागरूकता और सबसे पहली चीज़ जो मालूम होनी चाहिए हमारे दर्शक को, कि भले आप किताब लिखें, आप आर्टिकल लिखें, आप कोई चीज़ इन्वेंट करें या फिर आप कोई अपना बिजनेस शुरू करें और आपको अपना लोगो बनाना है, तो आप सबसे पहले सब चीज़ को रजिस्टर कीजिए। आप रजिस्टर कीजिए, तब आप उसके लॉफुल ओनर हो गए, तब यहाँ पे आप कोर्ट की सहायता भी ले सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आप नहीं ओनर हैं तो फिर इसमें आपका ओनरशिप प्रूव नहीं होगा, तो फिर आप कोर्ट भी अगर आप जाइएगा तो आपको न्याय नहीं मिल पाएगा, आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली जी मैम, इससे संबंधित लॉज कौन कौन से हैं, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से कानून इसके लिए बनाए गए हैं अलग से, और उसमें कौन कौन सी धाराएं हैं स्पेसिफिकली, और अगर कोई इसका हनन करता है तो किस तरीके की सज़ा जो है वो मिल सकती है, इसके विषय में भी ज़रूर बताइएगा। देखिए ऐसा होता है कि जैसे पेटेंट्स एक्ट मैंने आपको बताया, अगर आप कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं तो इन्वेंशन के लिए आप पेटेंट्स एक्ट है आपके पास, आप किसी भी तरह की आधुनिक चीज़ आप इन्वेंट करते हैं तो आप पेटेंट्स एक्ट के ज़रिए जा कर के आप जो हैं उसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। दूसरा है कि आप कॉपीराइट एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट जो होता है कि आपने कोई चीज़ एक्सप्रेशन, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने आईपीआर में यहाँ जैसे बात किया पेटेंट्स की, तो वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो गया जो कि आपने इन्वेंट किया, और कॉपीराइट होता है एक्सप्रेशन, जैसे आपने कोई चीज़ लिखा, आर्टिस्टिक वर्क है, तो वो एक्सप्रेशन होना चाहिए और वो प्रोटेक्टेड हो जाता है कॉपीराइट के अंदर। उसके बाद आप जैसे इसमें आते हैं ट्रेडमार्क्स एक्ट में। ट्रेडमार्क्स एक्ट होता है जैसे कोई ब्रांड सिंबल, आप उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं, आप उसको रजिस्टर कराते हैं। ये स्पेशली हेल्प करता है जो कंपनीज़ हैं वो अपना गुडविल जो बनाती हैं, तो वो अपना गुडविल एक तरह से प्रोटेक्ट करती हैं अपने सिंबल्स के माध्यम से। उसके बाद जो है आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गया जैसे कोई एक ज्योग्राफी, टेरिटरी, जगह से आप किसी चीज़ को एसोसिएट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए जैसे दार्जिलिंग की चाय, हाँ, या मुजफ्फरपुर की लीची जो है, तो ये सब जैसे वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं, सपोज कीजिए दार्जिलिंग की चाय है या मुजफ्फरपुर की लीची है या फिर कांचीपुरम की साड़ियाँ हैं, तो वहाँ के जो वीवर्स बना रहे हैं और वो जो बेच रहे हैं, तो ये
उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वो उनका हार्डवर्क है, वो उनका एक तरह का इनोवेशन भी है। और उस जगह से वो आइडेंटिफिकेशन, देखिए उस जगह का जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे लोग जो हैं अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम दार्जिलिंग की चाय बेच रहे हैं, हम दार्जिलिंग की चाय को जो है उगा रहे हैं। और तो उससे वो प्रोटेक्टेड होते हैं। तो वो अब कोई भी अगर कहीं की चाय उसको दार्जिलिंग चाय बना देगा तो ये तो आप समझ लीजिए जो एक्चुअली में उगा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो तो फिर अपने राइट से बेदखल हो गया। तो इसीलिए ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की भी ज़रूरत समझी गई थी, तो वो भी आया। फिर एक डिज़ाइंस एक्ट भी है। आप डिज़ाइंस बनाते हैं तो वो आपके डिज़ाइंस को भी प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आजकल एक और लॉ आ गया है आईपीआर में, वो है प्लांट वेराइटीज़ एक्ट भी। अब जैसे बहुत सारे देखिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन से जो है नए नए बीज उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे फार्मर्स भी अपना जो है तरह तरह के प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी उनको भी एक प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि वो उस तरह का वो खाली उन्होंने बनाया है, उन्होंने अपने कई साल की रिसर्च डाली है, या बहुत सारे किसान हैं उन्होंने अपने कई साल के एक्सपीरियंस को डाला है, या अपना भी जो है उन्होंने अपना इनोवेशन उसमें लगाया है। तो इसीलिए जो है ये तरह तरह के लॉज हैं जो कि अब जैसे ज़माना बदल रहा है, नए तरह के जो है इश्यूज़ भी आ रहे हैं, तो हर को एक केटर करने के लिए आपको एक लॉ चाहिए होता है। क्योंकि देखिए न्यायपालिका में भी बहुत आपको अगर अपना राइट सिक्योर करना है तो लॉ होना चाहिए। लॉ के बिना आप कहीं भी जा करके अपना राइट या अपना क्लेम आप उसमें दावेदारी नहीं ठोक सकते हैं। इसीलिए समय के अनुसार जो है आप देखिएगा कानून भी बदलते हैं, कानून में संशोधन भी आता है। जी मैम, सज़ा पे भी अगर वेरी क्विकली अगर आप बताना चाहें। देखिए इन सब में सज़ा जो है उसको लाइव चल रहा है ये, तो देखिए सज़ा का ऐसा होता है कि देखिए कानूनी तौर से आईपीआर के लॉज में सज़ा की भी प्रावधान है, जो कि आपको देखिए अगर आप कोई चीज़ चुरा लेंगे तो फिर वो जो है सज़ा तो कोर्ट देगी ही। उसके अलावा आईपीआर लॉज में बहुत स्पेसिफिकली जो है दिया हुआ है सज़ा का, कि वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, कि वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, या फिर उसमें खाली कॉम्पनसेशन होगा। क्योंकि देखिए क्राइटेरियाज बने रहते हैं लॉज में, कोई भी कानून बिना सजा के होती नहीं है। क्योंकि देखिए कानून का एक ही, देखिए सजा किस लिए होती है? सजा इसलिए होती है ताकि उसका डिटरेंट इफेक्ट हो। क्रिमिनल लॉज में भी देखिए सज़ा का यही होता है कि उसका डिटरेंट इफेक्ट हो। सपोज कीजिए अगर आपने हमारी कोई चीज़ हमने बनाई है, आपने उसको चुरा ली, तो फिर उसका वो अगर हमारा आईपीआर है, वो हमारा इन्वेंशन है, हमारा क्रिएशन है, तो सज़ा 2, 3, 4, 5 तरह की होती है। वो तो या तो इम्प्रिजनमेंट होगी, इम्प्रिजनमेंट में भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है, या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है, या फिर उसमें आपको जो है कॉम्पनसेशन दिया जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस, कि कितने आपका ऑफेंस कितना किस तरीके का है, उसी हिसाब से सज़ा भी निर्धारित की गई है कानून में। चूँकि मैम हम आज इस विषय पे बात कर रहे हैं, तो सज़ा जानना इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम ये सुनते हैं कि कोई कॉपीराइट का मामला आया या कोई मानहानि का जो मामला आता है, उसमें हम कभी कभी सुनते हैं कि सिर्फ जुर्माने से भी काम हो गया, या कई बार हम सुनते हैं कि जुर्माने के साथ कुछ जो आप जैसा कि आपने कहा कि जेल इम्प्रिजनमेंट की भी बात होती है, तो वो भी होती है। यानी दर्शकों को ये समझने की ज़रूरत है और ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी भी तरीके के कानून का उल्लंघन करते हैं तो सज़ा वहाँ बनती है, और आप बौद्धिक संपदा से भी अगर छेड़छाड़ करते हैं किसी के, तो वहाँ भी सज़ा जो है वो आपको मुकर्रर की जाएगी, सज़ा मिलेगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको करेक्ट करना चाहूँगी, जैसे मानहानि जो है ना आईपीआर के अंडर नहीं आता है। मानहानि हो गया डेफमेशन। डेफमेशन जो है एक टॉर्ट ऑफेंस भी है, जिसमें कि आपको सिविल रॉन्ग है तो आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है, और एट द सेम टाइम मानहानि एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है आईपीसी में, तो जिसके लिए आपको जेल में भी सज़ा मिल सकती है। तो सज़ा का ये होता है कि देखिए जिस तरह का ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस होता है, उसी हिसाब से कानून भी निर्धारित करती है सज़ा को।
मैम चूँकि आजकल जिस तरीके का कंटेंट बनने लगा है या जितना अब हम कंटेंट से एक्सपोज्ड हैं, ऐसे में अगर कोई लेखक है या कोई ऐसा है जो लिखने की प्रक्रिया में है या कंटेंट मेकिंग की प्रक्रिया में है, उसके लिए बौद्धिक संपदा को जानना कितना ज़रूरी है और क्या कुछ चीज़ें हैं जो वो अपने एंड से कर सकता है जिस वजह से अगर इस तरीके की कोई क्षति अगर उसे पहुँचती है तो वो क्लेम कर सके एटलीस्ट? और देखिए, सबसे पहली बात, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई भी संपत्ति उसको जो है आप अपना दिखाना होता है कि ये हमारी संपत्ति है। क्योंकि देखिए, आप बहुत सारी चीज़ें देखिएगा कि राइटिंग स्पेस में जो है प्लेजरिज्म भी चल रहा था, बहुत सारा कट कॉपी पेस्ट हो जाता है। इनफैक्ट आजकल ये हो भी रहा है कि क्योंकि इंटरनेट पे इतना मटेरियल अवेलेबल है, कट कॉपी पेस्ट हो गया तो लोग कैसे क्लेम करेंगे कि आपने हमारा लिया। लेकिन देखिए, इसमें एक चीज़ होता है, अगर आप कहीं से किसी का लिखा हुआ लिटरेरी वर्क या आप यूज़ भी करते हैं तो आपको देखिए, नहीं सज़ा लेने के लिए आपको उसको एक्नॉलेज करना होता है अपने रिसर्च में, फुट नोट्स के द्वारा या फिर एंड नोट्स के द्वारा कि हमने इस जगह, रेफरेंसेस के द्वारा कि हमने इस जगह से उसको लिया है, एक्नॉलेज करना होता है। लेकिन कभी कभी अगर आप ब्लाइंडली किसी का काम 5-6 जगह से ले लीजिए या एक ही काम किसी का आप चुरा लीजिए और आप उसको अपना कह लीजिए कि ये हमने लिखा है, कोई स्टोरी हमने लिखी है या फिर कोई किताब हमने लिखी है या कोई आर्टिकल हमने लिखा है, तो उसके लिए जो है आपको कॉपीराइट एक्ट में ही जाना होगा। और उसके लिए देखिए, जो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं, अपनी दावेदारी अगर आप उस पर डालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसको रजिस्टर करवाना ही होगा। तो आपको पर्टिकुलर ऑफिस में जाके, जो कॉपीराइट एक्ट्स का है, आपको वहाँ जा करके, जो डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं सबके ऑफिस, आपको वहाँ जाके अपना जो है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, प्रेस्क्राइब्ड तरीके से आपको उसको अपना फिलअप करके आपको वहाँ पे जो है आपको उस कॉपीराइट का जो है उसको अपना दिखाना होगा काम को। और तभी आप उस पे जो है कोई भी कानूनी प्रक्रिया आप उस पे आप मदद ले सकते हैं। चूँकि मैम आप लॉ फर्म में बहुत सालों से हैं, आपकी सालों से एक्सपर्टीज़ रही है इस तरफ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या कोई ऐसा कार्य कभी आपके सामने आया है या आपने कुछ ऐसा रिसर्च किया है या देखा है जहां आपने पाया है कि इस तरीके की समस्या जो है वो बहुत तेज़ी से भारत में उभर रही है, जिसमें आपका अपना पर्सनल कोई काम हो? देखिए, अभी तो मैं लॉ फर्म में नहीं काम करती हूँ, पहले काम करती थी। अभी मैं अधिवक्ता हूँ पटना हाई कोर्ट में। तो देखिए, आईपीआर एक ऐसा फील्ड है जो बहुत तरह से इमर्ज कर रहा है और एक अभी सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी हम लोग हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप उसको बहुत तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सपोज़ कीजिए कि अगर हमने कोई चीज़, एक मैंने पेपर इस संदर्भ में लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा अगर आप कोई काम करते हैं तो क्या आप उसको आईपीआर के लिए आप क्लेम कर सकते हैं अपने लिए? क्या आप अपने राइट्स आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है कि कुछ काम जो है आप खुद भी करते हैं और कुछ आप असिस्टेड वर्क लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब इसमें देखिए, बहुत एक जो अभी तो एक पहली बात है कि कोई कानून आया नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए कि आप कितने दूर तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता लेकर के आप उसमें आईपीआर क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, बहुत छोटी सी चीज़ है समझने के लिए कि जब भी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है आपका जो है ह्यूमन ब्रेन से उत्पन्न हुई कोई भी इनोवेशन या क्रिएशन है। अब अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता ली है, अगर कोई चीज़ अगर कंप्लीटली अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया है तो उसमें तो कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस तो गया नहीं, उसमें कोई ह्यूमन ब्रेन्स का तो काम हुआ नहीं। लेकिन एक थिन लाइन ये है कि अगर हमने खाली सहायता ली, अगर हमारे पास वर्क प्रेशर बहुत है, हमारा ही कह लीजिए आइडिया है और हमने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा थोड़ा सहायता लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो क्या वो
उस एम्बिट में आ सकता है या नहीं, क्योंकि ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं कई यहाँ पे बारीक वाले एस्पेक्ट्स हैं और बिना अभी तक जो है कानून इस जो है दायरे में अभी आया नहीं है। तो यहाँ पे फिर जब तक कि कानून नहीं आए तो अभी इस एस्पेक्ट में कि अगर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया है कोई चीज़ तो हम क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, तो मेरे समझ से अभी आप इस पे कोई दावेदारी नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे जो प्रेजेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉज हैं वो अभी जो है बहुत क्लियर हैं कि जब तक कि वो आपका खुद का ह्यूमन ब्रेन का उसमें नहीं क्रिएशन हो, आइडिया हो और फिर इनोवेशन हो, तब तक आप उस पर अपनी दावेदारी नहीं ठोक सकते हैं। मैम एक और बात समझना चाहते हैं, चूँकि टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट अभी हम देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदली है, डिजिटल युग आ गया है, ऐसे में इन सारी चीज़ों की सुरक्षा कितनी ज़रूरी है? आम नागरिकों को इस बारे में कितना जानने की ज़रूरत है? क्योंकि जो कि आप शुरू में भी चर्चा कर रही थी कि ये जो कॉपी पेस्ट का एक प्रचलन शुरू हो गया है, या बहुत तेज़ी से हम किसी के, जैसे हम किसी के म्यूज़िक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत छोटी छोटी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं और बाद में पता चलता है कि उस पर कॉपीराइट क्लेम्स आ रहे हैं, डिजिटल की अगर मैं बात करूँ तो इन सब से कैसे बचा जाए और कितना चैलेंजिंग है ये समय आज के टाइम में? देखिए, इन सब से बचने का तो वो एक ही उपाय है कि सबसे पहले आप खुद थोड़ा सतर्क रहें। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को कानून के बारे में जानकारी नहीं होती है। जैसे अगर आपने आप कुछ लिख रहे हैं और आपने कहीं से कोई चीज़ उठा लिया अपने रिसर्च करते हुए और आपने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, हो सकता है वो आपका एक बोनाफाइड मिस्टेक हो, वो कोई आपने जानबूझकर आपने वो नहीं किया हो, लेकिन तब भी जिसका वो रिसर्च पेपर है या जिसका वो काम है वो आपके ऊपर जो है मुकदमा जो है दायर कर सकता है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ है वो जागरूकता की भी बात होती है कि अगर आपने रिसर्च आप कर रहे हैं, आप उसको अपने आर्टिकल में या आप अपने किसी कहीं स्टोरी में आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, कुछ सम्मिलित कर रहे हैं, तो आप उसको वहाँ एक्नॉलेज कर लीजिए कि हाँ मैंने ये चीज़ इस जगह से ली है, अच्छा ये स्टोरी इनसे इंस्पायर्ड है। तो उससे क्या होता है कि आप उसको जो है आप एक्नॉलेज कर रहे हैं तो आप उसको आप चुरा नहीं रहे हैं। तो वो सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अपने काम में करते वक्त अगर आप सतर्कता थोड़ी सी बरत लें तो फिर आप ये अननेसेसरी लीगल हर्डल से आप बच सकते हैं। जी मैम, एक छोटा सा मैसेज अगर आप देना चाहें इस दिन को लेकर के, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि डिजिटल युग में और ख़ास करके जो लोग क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे है, इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी भी है कि दूरदर्शन के माध्यम से इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही एक इमर्जिंग एरिया ऑफ लॉ है और इसकी जानकारी बहुत लोगों को अभी भी नहीं है, स्पेशली जो थोड़े से टियर 1 या टियर 2 सिटीज़ हो जाते हैं। मेट्रोपॉलिटन में इसकी जानकारी तो रहती है सबको, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे इस माध्यम से जो है सबको जागरूकता मिलेगी कि ये जो बौद्धिक संपदा है इसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो चीज़ आपका ह्यूमन ब्रेन से जो आपने मेहनत की है तो उसका जो आप सिंपल तरीके से समझिए कि उसका फ्रूट्स, उसका फल आपको मिले, उसके लिए हमारे ये लॉज हैं, जहाँ पे आपने अपने दिमाग की उपज से कोई चीज़ आपने बनाई है, संरचना की है, तो उसका जो फल है वो आपको मिले, उसके लिए हमारे IPR लॉज हैं और उसके लिए ये दिन आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, सुबह सवेरे का आपने इतना इम्पोर्टेंट वक्त हमारे लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। सुबह आप अगली सुबह हमारा ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा और आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।